साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 का किया प्रदान। सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार, डिजिटल पहलों को प्रोत्साहन और सम्मान देना है डिजिटल इंडिया पुरस्कार का मकसद। कृषि क्षेत्र में तेलंगाना को गोल्ड पुरस्कार से किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार की नीतियों और प्रयासों से भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। कृषि क्षेत्र की विकास दर रह सकती है 3.5%। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि NSO ने विकास दर के आंकड़े किए जारी। साल 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मणिपुर के मोइरांग में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा कि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने 3.45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का किया निवेश। नॉर्थ ईस्ट को विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बनाया हब। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठिठुर रहे हैं मैदानी इलाके। सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि शीतलहर और कोहरे का सब्जियों पर पड़ेगा असर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किया। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थानों द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार, डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करता है। DIA 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करना है। इन्वेस्टिगेशन ये एविडेंस मध्य प्रदेश रोजगार और प्रोडक्टिविटी जनरेट करती है। साइबर क्राइम और मिसयूज ऑफ स्टेट। शीरस 3 पोर्ट इन केरला। शीरस is receiving the award. Integrating mining services and surveillance onto one common gas city-based supply are in pipeline. मंच पर 3 पूरे जो इन्वेस्टर्स इन पंजाब एफर्टलेस टीम पुरस्कार ग्रहण करते हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के लिए 7 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी में ई-नाम को प्लेटिनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के मामले में टीम तेलंगाना को गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमाम चुनौतियों के बाद भी भारतीय इकोनॉमी एक उम्मीद की किरण बनी हुई है। बीते तमाम दिनों से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आज भी कई स्तरों से देश की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहने के संकेत दिखाई दिए। इसमें कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5% रहने का अनुमान बताया जा रहा है। केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और उसकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने शुक्रवार को 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का पहला अग्रिम आकलन जारी किया। इसके मुताबिक साल 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। अगर सेक्टर के हिसाब से बात करें तो कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली, गैस, पानी के क्षेत्र की विकास दर 9%, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रह सकती है।
दुनिया के मौजूदा हालात में ये आंकड़े सकारात्मक संदेश हैं। वैसे इसके अलावा भी तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी कह रहे हैं। इससे पहले आए PMI आंकड़े भी उत्साहजनक रहे। मजबूत मांग और नए ऑर्डर में उछाल से देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर 13 माह के उच्चतर स्तर पर पहुंच गईं। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था। नवंबर 2021 के बाद से उत्पादन में सबसे तेज उछाल दिसंबर 2022 में रहा है। पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में आई अब तक की सबसे बड़ी तेजी के कारण ऐसा हुआ है। PMI का 50 से ऊपर होना उत्पादन में विस्तार का सूचक है, यानी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। वहीं वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कलेक्शन दिसंबर में लगातार 10वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। दिसंबर में GST कलेक्शन का आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रुपए का रहा। सालाना आधार पर दिसंबर में GST संग्रह पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। कर संग्रह के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अभी तक 26% बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बीता साल भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक बेहतरीन वर्ष साबित हुआ है। साल 2022 में घरेलू यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है। उधर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को IMF के एक सम्मेलन में कहा कि भारत 2022 और 23 में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं IMF की उप प्रबंधक निदेशक एंटोनी साये 2 हफ्ते के एशिया दौरे पर हैं। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की और कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत एक ब्राइट स्पॉट है। कुल मिलाकर कहें तो रूस यूक्रेन संकट और कोरोना महामारी के कारण जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था डावाडोल हाल में है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मणिपुर के मोइरांग में लगभग 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 40 करोड़ रुपए की लागत से बना चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, 39 करोड़ रुपए की लागत से बनी मार्जिंग पोलो प्रतिमा, संगाईथेल में मणिपुर ओलंपियन पार्क, इम्फाल पूर्व में मणिपुर एग्जीबिशन सेंटर, राज्य के 5 जिलों में डिस्ट्रिक्ट यूथ स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर, फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्ट्री, नीलाकुत्थी शामिल है। अमित शाह ने कहा कि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने 3.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर नॉर्थ ईस्ट को विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हब बनाया है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को मोदी जी ने अपनी संवेदनशीलता से, अपनी कर्मठता से, अपने बड़े हृदय के साथ एहसास दिलाया है कि मेरा ये नॉर्थ ईस्ट महान हिंदुस्तान का, महान भारत का हिस्सा है और पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट पर गर्व करता है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक जमाने में उग्रवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेज, ड्रग, आर्म ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और जातीय झगड़ों का स्थान था। 8 ही साल में मोदी जी ने ये सब की जगह विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स का बढ़ावा, इन्वेस्टमेंट और ऑर्गेनिक। अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी जिलों में 31 जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहां 17 स्थानों पर 130 करोड़ रुपए की लागत से ईमा मार्केट बनाया गया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण का काम कर रहा है। पहाड़ी जिलों में 31 जनजातीय संग्रहालय का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मणिपुर के विकास के लिए आयुष्मान भारत योजना लगभग 3.63 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। 6 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 1,55,000 माताओं को
जनता पार्टी की सरकार ने किया। मणिपुर में माताएं बहनें व्यापार करती हैं। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, इम्फाल का ईमा मार्केट देखने आया था। आज इम्फाल की जगह 17 स्थानों पर 130 करोड़ रुपया की लागत से ईमा मार्केट बन गया है, जो महिलाओं को सशक्तिकरण का काम कर रहा है। शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ड्रग्स मुक्त इंडिया का संकल्प लिया है, जिससे आजादी के शताब्दी वर्ष में भारत ड्रग्स की समस्या से पूरी तरह से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि सरकार यहां अफीम की खेती को खत्म करके मणिपुर को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। 1780 एकड़ में अफीम की खेती को ड्रोन से आइडेंटिफाई कर मणिपुर सरकार ने नष्ट किया। मैं आपको कहने आया हूं, ड्रग फ्री इंडिया बनते बनते समय लगेगा, मगर हम ड्रग फ्री मणिपुर निश्चित बना देंगे अगले चुनाव में। हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाला है ड्रग, मणिपुर से उखाड़ कर हम फेंक देना चाहते हैं। हम जानते हैं कहां से स्मगल होकर आता है, इसके सारे रास्ते किस प्रकार से बंद हो, इसकी भी कार्य योजना बनी है। और मणिपुर की भूमि पर अफीम की खेती को जीरो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नागालैंड में भी 52 करोड़ रुपए के 5 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत इस दुर्गम क्षेत्र में 2.18 लाख परिवारों तक नल के जरिए जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.1 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4,157 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 1,180 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 2.18 लाख परिवारों में नल से पानी पहुंचाने का काम इस दुर्गम क्षेत्र के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 54,636 परिवारों को घर देने का काम किया गया है, जिसमें से 15,000 के करीब समाप्त हो चुके हैं। और इसके साथ साथ नागालैंड के हर गरीब व्यक्ति को 2.25 साल से 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में देने का काम भारत सरकार ने किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लोगों को सीधा 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारत सरकार दे रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उत्सव साल भर मनाने के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अनूठी पहल शुरू की है। IARI संस्थान के सभी अतिथि गृहों और छात्रावास की मेस में हर दिन पोषक अनाजों से तैयार व्यंजन छात्रों को खिलाए जा रहे हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार जनवरी से लेकर आगामी दिसंबर तक हर महीने अलग अलग थीम को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी कई तरह की अनूठी पहल शुरू की है। अभी हम मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के छात्रावास की मेस में। अभी हमारे साथ संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह मौजूद है और वो खुद बाजरे की रोटी खा रहे आए। जानते हैं मिलेट्स को किचन तक पहुंचाने के बाद इसका भविष्य में कितना रिफ्लेक्शन होगा और मोटे अनाजों को कितना बढ़ावा मिलेगा। सर, अभी आप जो बाजरे की रोटी खा रहे हैं इसकी महत्ता देखिए तो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आज से इस वर्ष की शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो मनाया जा रहा है, इसमें हमारे जितने छात्रावास की मेस है
और हमारा जो अतिथि गृह है वहाँ पर प्रतिदिन मिलेट के द्वारा बनाया गया एक व्यंजन दिया जाएगा सभी लोग खाने के लिए। आज के दिन हमारे हाथ में बाजरे की रोटी है और सामने भी रोटी रखी हुई है और ये हम सर्व कर रहे हैं। इसके साथ गुड़, जो कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। बाजरे की रोटी, घी और गुड़ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसको जानने के लिए आपको खाना बहुत ज़रूरी है। संस्थान के कई सारे अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस और जो गेस्ट हाउस हैं उनके अलावा कई सारे छात्रावास भी हैं, तो किन किन जगह इनको आप अब आगे उपयोग में लाएंगे और छात्रों की जिज्ञासा है क्या रेट तो नहीं बढ़ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो अतिथि गृह हैं उसमें 4 अतिथि गृह हैं, वहाँ पे भी प्रतिदिन मिलेट का व्यंजन दिया जाएगा और छात्रावास में हमारे करीब 5-6 मेस चलते हैं, जिस मेस में अभी आप बैठे हुए हैं इसको हम यूनाइटेड मेस के नाम से जानते हैं, तो बहुत पुराना मेस है ये। और ये सारे मेस जो हैं छात्रों के द्वारा ही इसका प्रबंधन किया जाता है, तो रेट बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आपने एक नया इनोवेटिव वर्क भी किया है IRI ने, जिससे इसमें जो इसका पोषकता है उसको और लाइफ साइकिल बढ़ाने का जो नवाचार किया वो क्या है? बाजरे की रोटी आमतौर पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। जो लोग व्यस्त हैं वो तो बना लेते हैं, सब लोग इसको नहीं बना पाते हैं कि आटा थोड़ा कड़ा होता है और रोटी को बेलना आसान काम नहीं होता, हाथ से ही बनाते हैं इसको। तो इसके लिए संस्थान ने एक नवाचार किया है जिसमें गेहूं में एक प्रोटीन पाई जाती है, इसको हम ग्लूटेन बोलते हैं, और इस प्रोटीन के अंदर बाइंडिंग क्षमता होती है, तो उसका 10% प्रोटीन लेकर के बाजरे के आटे में मिला करके नया बाजरे का आटा तैयार किया गया, जिसको हम हलूर का नाम दिए हैं। उसकी रोटी उतनी ही मुलायम बनती है जितनी गेहूं की रोटी होती है, उसको तवे पे फुलाया जा सकता है और कोई भी आदमी, कोई भी गृहिणी उसको आराम से बना सकते हैं। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, जिनका मानना कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2000 घोषित करने के क्रम में IARI इसको न केवल एक उत्सव की तरह ले रहा है, बल्कि संस्थान के सभी अतिथि गृहों और छात्रावासों में पोषक अनाजों से युक्त मोटे अनाज यानी बाजरा और अन्य तरह के उत्पादों को छात्रों की डाइट में शामिल करने का अनूठा काम भी कर रहा है। इससे एक और जहां मोटे अनाजों को देश भर में बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर IARI के छात्रों को फिट इंडिया मूवमेंट से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेल्दी और वेल्दी इंडिया के सपने को साकार करने का महत्वपूर्ण काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। दिल्ली NCR में आज सुबह घने कोहरे की चादर दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में घने कोहरे की स्थिति अगले 3 से 4 दिन तक बनी रहेगी और कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में गिरावट होती है तो पाले का खतरा होगा। सब्जियों में इसका असर ज्यादा होगा। 4 डिग्री के नीचे तापमान के लुढ़कने से नुकसान की संभावना है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि सिंचाई करने से खतरा कम होगा। और आइए अब किसान समाचार में देखते हैं मंडी भाव और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 30 दिसंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 11,29,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 3,25,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 3,13,81,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 5 जनवरी को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,835 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,835 रुपए पर बना रहा। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जनवरी को शरबती क्वालिटी के गेहूं का भाव था 2,725 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदे 75 रुपए मजबूत होकर 2,800 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 5 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,651 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदों में 22 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,673 रुपए पर।
राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 जनवरी को गेहूं 2,550 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में गेहूं की खासी आवक देखने को मिली। यहां शुक्रवार को धारा गेहूं की आवक 1,100 टन रही। भाव की बात करें तो 5 जनवरी को यहां धारा गेहूं का भाव था 2,475 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 5 रुपए की हल्की नरमी देखने को मिली और भाव 2,470 रुपए पर आ गया। चालू रबी सीजन में चने की बुआई का क्षेत्रफल निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 30 दिसंबर तक रबी चने की बुआई 1,05,61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,05,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 42,000 हेक्टेयर आगे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो अमरेली, कोटा और लखनऊ मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट में नरमी रही, जबकि शिमोगा मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 5 जनवरी को चने का भाव रहा 4,550 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,600 रुपए पर। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 5 जनवरी को यहां चने का भाव था 4,700 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 4,650 रुपए पर हुए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 जनवरी को चना 6,400 रुपए पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में 5 जनवरी को चने का भाव रहा 4,420 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदों में 130 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,550 रुपए पर। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 5 जनवरी को चने का भाव था 5,660 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 5,670 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। मंडी भाव के बाद किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करें। किसान फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी के खेत में भी निराई करते रहें। यहाँ आलू की रोपाई कर लें। वहीं किसान ब्रोकली के खेत में निराई करें। इसके अलावा सरसों की बुआई कर लें। सरसों के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में अदरक की खुदाई करते रहें। अभी गेहूं की बुआई कर लें। इसके साथ ही मक्के की बुआई करें। मक्के के खेत में निराई भी कर लें। यहीं के किसान स्ट्रॉबेरी की रोपाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। ओडिशा में धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान उड़द के खेत में सिंचाई करते रहें। यहीं मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा लोबिया के खेत में सिंचाई करें। सूरजमुखी के बागों में निराई और गुड़ाई कर लें। ओडिशा में आलू के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। वहीं किसान कपास की चुनाई करते रहें। इस समय मूंग की बुआई कर लें। साथ ही उड़द की बुआई करने का समय उपयुक्त है। ओडिशा में टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। वहां फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ तिल में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में तिल में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें।
की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक उद्घाटन करते हुए एनसीसी कैडेटों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी कैडेटों ने अनेकता में एकता का परिचय दिया है। एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में पिछले 1 साल में उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि एनसीसी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान पर उत्तर प्रदेश में अवैध मीट कारोबार चलाने के आरोप में 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। दोनों काफी समय से फरार चल रहे थे। राजस्थान के जोधपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार 2 फेज में इस कवायद को अंजाम देगी। पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। दूसरे फेज में सभी जातियों, उपजातियों और धर्मों के लोगों से संबंधित आंकड़ा जुटाया जाएगा। एयर इंडिया के विमान में महिला से बदसलूकी करने वाले शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शंकर मिश्रा को शुक्रवार देर रात पकड़ा गया। इससे पहले एयर इंडिया ने आरोपी पर 30 दिन की यात्रा पाबंदी लगा दी थी। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। फसलों का, पशुओं का, शहरों का, उद्योगों का और नगर निगम का भारत में हर साल निकलता है अरबों टन कचरा। क्या किसी काम आ सकता है ये कचरा? क्या इससे बन सकता है कोई उपयोगी सामान? बायोगैस का वरदान, खुशहाल गांव, खुशहाल किसान। देखिए मेरे साथ विचार विमर्श 7 जनवरी रात को 10 बजे। जानने के लिए देखिए विचार विमर्श, बड़े काम का कचरा, 7 जनवरी शनिवार रात 10 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।